हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था, राइट। हमने sp, sp2, sp3 और sp3d ये 4 टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट किया था, राइट। कुछ लोगों का डाउट था कि जैसे मान लो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो sp का जैसे शेप लीनियर कैसे आ रहा है या फिर बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ये कुछ डाउट्स आपके ग्रुप पे आए थे। तो इसलिए पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ। तो मान लीजिए अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, मान लीजिए बेरिलियम है। बेरिलियम के पास 2 ऑर्बिटल थे, एक s था और एक p था। ये दोनों अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके sp हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। अब बेरिलियम से दो, जो बेरिलियम सेंटर पे है, यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, एक और इससे दूसरा। बिगर लोब्स मैंने ड्रॉ किया, स्मॉलर लोब्स भी रहेंगे दोनों में। होगा क्या कि ये जो बिगर लोब्स है, इसका मतलब है इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। आपको क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है सो दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें मिनिमम हो। ध्यान रखिए ये जो सेंटर है, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे बेरिलियम रहेगा, राइट। तो अब ये इसी के बाद मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे बेरिलियम है और ये जो व्हाइट दिख रहा है पार्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इनको आपको मिनिमाइज करना, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो मिनिमाइज करने के लिए अगर मैं डिस्टेंस मैक्सिमम कर दूं, राइट, मीन्स अगर मैं इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं तो फिर इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम होगा फिर ये मोर स्टेबल होंगे। इसलिए sp का शेप लीनियर होता है ऐसा, और ये इन दोनों ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल है ये 180 डिग्री आता है, राइट। ये ऑर्बिटल यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड बनाएगा, इसलिए जो बॉन्ड एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर मैं sp2 के बारे में बात करूं, जैसे मान लीजिए बोरॉन है। बोरॉन में हमने देखा था एग्जांपल, BCl3 लिया था और 3 ऑर्बिटल आए थे। तो 3 ऑर्बिटल रहेंगे इसके पास। अब आपको इन तीनों को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो क्या पॉसिबल है, सेंटर से अगर मैं इनको 120 डिग्री पे तीनों को रीअरेंज कर दूं तो क्या बनेगा, ये आपको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा और ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सिमिलरली अगर 4 होते तो 4 के केस में आप ऐसे मत इमेजिन करो कि जस्ट 90 डिग्री पे रख दें अपन। ऑफ कोर्स 2D में, अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम डिस्टेंस है। लेकिन अगर 3D में देखा जाए तो 3D में अगर आप इनको ऐसे रखो, 3D में एक ऐसा और एक ऊपर भी आप इमेजिन करो, ये एंगल अगर 109 डिग्री पे रखा जाए, ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, इस केस में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो कुछ लोगों का डाउट आएगा कि पता कैसे करेंगे। कुछ नहीं यार, आपको याद रखना है अभी, sp में लीनियर होता है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल शेप में 3D में डिस्टेंस मैक्सिमम आता है। ये आप लर्न कर लो। sp3d हमने देख लिया था। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं sp3d2। सिर्फ हेडिंग दीजिए, 5th हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d2। आपको पता है sp3d2 में 1s ऑर्बिटल होगा, 3p ऑर्बिटल होंगे एंड 2d ऑर्बिटल होंगे। तो चलिए यहाँ पे एक तो s ऑर्बिटल होगा, p में तीनों मतलब px, py एंड pz, ये तीनों आ जाएंगे। d में यहाँ पे 2 d ऑर्बिटल आते हैं। कौन कौन से d ऑर्बिटल आते हैं, ये आपको याद रखना है, dx2 y2 एंड dz2। जैसे d5 होते हैं, dx2 y2 dz2 dxy dyz एंड dxz होता है। लेकिन 5 में से सिर्फ 2 dx2 y2 एंड dz2 ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये मिलके आपको बनाएंगे sp3d2। यहाँ पे देखा जाए तो 3D में टोटल 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3D में कैसे रीअरेंज करोगे, तो आप इमेजिन करिए 4 मैंने ऐसे स्क्वायर बना लिया, एक ऊपर एक नीचे। आप ऐसे इमेजिन करो कि ये फैन है, फैन में 4 ब्लेड है, 4 ब्लेड वाला फैन इमेजिन करो, ऊपर से भी अटैच है एक नीचे भी अटैच है। इमेजिन कर पा रहे हो। तो अगर ऊपर से सिर्फ रहेगा तो ये ऊपर पिरामिड बन रहा है और बेस स्क्वायर है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। नीचे से भी अगर पिरामिड बना दो फिर इसे बोलेंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। मीन्स इस केस में शेप कैसा होगा, तो यहाँ पे
स्क्वायर बना लो, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, ऐसा शेप रहेगा। ये तो बस मैंने ये जो डॉट डॉट दिया ना, ये सब बस कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जस्ट ये लोब्स हैं, 6 लोब। ये जो शेप है इसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री। सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं। क्लियर है? तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए SF6 है, ठीक। तो अगर SF6 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सोचा जाए तो सबसे पहले आप सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। सल्फर 16 है तो ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p4। 3d में तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आपको पता है सल्फर को 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाना है, राइट। अभी अगर ये 6 बॉन्ड बनाने हैं तो क्या करेगा, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर को 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनाने हैं तो अब क्या करेगा, ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन्स नॉर्मल कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। काम नहीं चलेगा बिकॉज सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा ये, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इस 3d में, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन इस 3d में, टोटल कितने अनपेयर्ड हो जाएंगी, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 1 1 1 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में 2 इलेक्ट्रॉन। ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और ये sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। आपको पता है सल्फर रहेगा, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? आपको पता है 6 फ्लोरीन आके अटैच हो जाएगा। फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार। फ्लोरीन के बारे में अगर देखा जाए तो आपको पता है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, मीन से हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। अब देखेंगे इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन का, ये 2p में होगा। 2p में अनपेयर्ड है तो फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल आएगा और यहाँ से 6 फ्लोरीन के एटम अटैच हो जाएंगे। तो फ्लोरीन कौन से ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन 2p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। सल्फर कौन से ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, सल्फर sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। ये याद रखना, सल्फर के पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे। सेंट्रल एटम के पास हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। फ्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है। क्लियर है क्या? चलिए नोट कर लीजिए ये। नेक्स्ट आते हैं 6th वन, sp3d3। अब देखिए sp3d3 नेम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल रहेगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल रहेंगे। ये मिलके क्या बनाएंगे, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। sp3d3 में टोटल 7 ऑर्बिटल रहेंगे। ये 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल अब रीअरेंजमेंट करेंगे। तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा, अभी आपने देखा था कि sp3d का शेप मैंने बोला था फैन टाइप इमेजिन करो, 3 ब्लेड रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये sp3d हो गया था। sp3d2 में मैंने बोला कि अब ऐसे इमेजिन करो कि 4 ब्लेड का फैन है, एक ऊपर एक नीचे। sp3d3 शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप इमेजिन करो कि 5 ब्लेड का फैन है, मतलब कोई फैन है इसमें 5 ब्लेड्स लगे हैं, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी कनेक्शन है। तो ये जो शेप होगा ये sp3d3 होगा। मीन्स आप ऐसे 5 ब्लेड, मतलब इमेजिन करो क्या बनने वाला है यहाँ पे,
इससे पेंटागन बनता हुआ नजर आएगा, राइट। पेंटागन बन गया। ऊपर भी एक ऐसे ब्लेड अटैच कर दूं, ब्लेड के हमने ऊपर कनेक्शन होता है, और ऐसे नीचे भी आप अटैच कर दो। क्लियर है? तो ये जो शेप है ये पेंटागन है, ऊपर अगर रहता तो पिरामिड होता, वैसे पेंटागन बेस है, और पेंटागन बेस पे ऐसे ऊपर पिरामिड बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे भी है यार, तो नीचे भी पिरामिड है, तो दोनों साइड से पिरामिड है, इसलिए इस शेप को बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इस शेप का नेम होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर है? बॉन्ड एंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको ये पता है पेंटागन है, पेंटागन में ये जो एंगल होता है ये बॉन्ड एंगल, राइट। तो ये पेंटागन में अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्ड एंगल है 72 डिग्री होगा। यहाँ पे 72 डिग्री के टोटल कितने होंगे? 71 2 3 4 5 बॉन्ड एंगल तो 72 डिग्री के होंगे। क्लियर है? ऊपर वाला और नीचे वाला इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, मींस 180 डिग्री बॉन्ड एंगल 1 होगा। ऊपर वाला और ये पेंटागन के साथ, मतलब ऊपर वाला इसके साथ, मान लीजिए इमेजिन करिए पेंटागन है और इसके ऊपर एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड और पेंटागन के 5 ब्लेड्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऊपर वाला इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, 5 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बनाएगा। सिमिलरली नीचे वाला बेस भी, नीचे वाला बॉन्ड भी इन सबके साथ 5 एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, मीन्स टोटल यहाँ पे 90 डिग्री के 10 एंगल हो जाएंगे। और आपको पता है यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको वहां पे sp3d में इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड बताया था, मतलब वहां पे याद है sp3d का शेप इक्वेटोरियल बॉन्ड है, फिर ये वाले एक्सियल बॉन्ड होते हैं। यहाँ भी सिमिलरली वैसा ही है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 5 प्लेन में इक्वेटोरियल बॉन्ड, ऊपर और नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल में देखा जाए तो ये एंगल, इक्वेटोरियल वाला एंगल 72 डिग्री है और एक्सियल से एंगल 90 डिग्री है। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे एक्सियल वाला एंगल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में इक्वेटोरियल का एंगल 120 डिग्री है और एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सिंस यहाँ पे एक्सियल का एंगल कम था, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ मुझे इंक्रीज करना पड़ा था टू मिनिमाइज रिपल्सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल कम है, तो अब यहाँ पे रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो आप लिख सकते हैं इसमें कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज more than axial bond length. Equatorial bond length is more than axial bond length in pentagonal bipyramidal. Equatorial bond length is more than axial bond length in pentagonal bipyramidal. I hope इतना क्लियर है। एक चीज और ध्यान रखना, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि sp3d2 में 4 बेस था और ऊपर यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल है नहीं है, तो यार स्क्वायर बाई पिरामिडल में एक्सियल और इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। रीजन इज यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल डिफरेंट है। यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं अगर बनाऊँ, ये देखिए जैसे ये इमेजिन करिए स्क्वायर है, राइट, सेंटर यहाँ पे है, ये स्क्वायर है और ये ऊपर ऐसा है। आप देखेंगे इसके साथ एंगल 90 90 90 90, इसके साथ भी एंगल, इसका 90 इसका 90 इसका 90 इसका 90, मतलब यहाँ पे सारे एंगल 90 है। आप इसको ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो या फिर ऐसे रखो, मीन्स कैसे भी रखोगे आप, ऑलवेज 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में आएंगे, एक ऊपर एक नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिंस 5 बॉन्ड का एंगल 72 डिग्री है, वो एक प्लेन में रखा, ऊपर वाला 90 डिग्री है, नीचे वाला 90 डिग्री है, तो
तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल थे, इसलिए यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल का कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन स्क्वायर बाइपिरामिडल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। चलिए अगर मैं इसे एक एग्जांपल दूं, sp3d2 मॉलिक्यूल का IF7 आयोडीन रहेगा, और यहाँ से ऐसी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, पेंटागन बनाएगा, ऐसे पेंटागन बनाया और एक ऊपर एक नीचे, सब पे फ्लोरीन अटैच हो जाता है। अब आप 3D में इमेजिन कर सकते हैं IF7 कैसा दिखता होगा। सेंटर पे आयोडीन, 5 फ्लोरीन सेम प्लेन में पेंटागन बनाएंगे, और एक ऊपर फ्लोरीन होगा, एक नीचे फ्लोरीन होगा। IF7 आप 3D में विजुअलाइज कर पा रहे हैं, राइट। SF6 भी आप 3D में विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। अभी मैंने जो पिछला एग्जांपल दिया था SF6 कैसा होगा, सेंटर पे सल्फर, 4 फ्लोरीन स्क्वायर बनाएंगे, एक ऊपर फ्लोरीन रहेगा, एक नीचे फ्लोरीन रहेगा। क्लियर है। तो अभी हमने बेसिक कंप्लीट किया कि हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3 होता है। sp का शेप लीनियर होता है, राइट। sp2 का शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। sp3 का शेप टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल इमेजिन करना सीखिए आप, ऐसे बनाना है, ठीक है, ट्रायंगल। एक ऊपर भी, अगर मेरे पास पेन नहीं है अभी, लेकिन अगर एक यहाँ पे है, एक टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है। फिर sp3d का शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मींस ट्रायंगल बनाइए, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, पिरामिड बना लीजिए। स्क्वायर बाइपिरामिडल ये होता है sp3d2, स्क्वायर बनाइए, पहले स्क्वायर बन गया, ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड। फिर sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो इसमें पेंटागन बनाइए, ऊपर पिरामिड, नीचे पिरामिड। तो अब यहां तक डिस्कशन में आप एक चीज समझ गए होंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो आप उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बता सकते हैं 3D में कैसा दिखता होगा, राइट। लेकिन बस एक डाउट आएगा आपको, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बता दो, मान लो कोई मॉलिक्यूल है AB3, लेट्स से, ऐसे जस्ट मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, या फिर चलो मैं कुछ PCl3 है लेट्स से, अगर मैं आपको बता दूं कि इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है लेट्स से, तो आप इमेजिन कर पाओगे कि PCl3 का शेप कैसा होगा। लेट्स से CCl4 है, मैं बोलूँ CCl4 sp3 होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मींस आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, कार्बन सेंटर पे होगा, 4 क्लोरीन ऐसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता हुआ नजर आएगा। CCl4 कुछ 3D में ऐसे दिखेगा, सेंटर पे कार्बन, क्लोरीन 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 क्लोरीन। क्लियर है। मतलब ऑल इन ऑल कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मैं उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दूं तो आप उसका स्ट्रक्चर 3D में इमेजिन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या। वाटर है, वाटर का भी स्ट्रक्चर मैंने तो वैसे बताया, ये H2O का OHS एंगल 104 डिग्री होता है आसपास, 104.5 या 105 बोल सकते हो। तो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो सबसे बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी मॉलिक्यूल को देख के हाइब्रिडाइजेशन कैसे बताएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं अब ये सीखते हैं। तो चलिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए मेथड टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो यार, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, फॉर्मूला यूज करो और आपको आंसर फटाक से मिलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एक मैथमेटिकल फॉर्म है, एक्स फाइंड करें, फाइंड एक्स। अब ये एक्स क्या है, तो एक्स इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस जी प्लस ए माइनस सी। ठीक, ये फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस जी प्लस ए माइनस सी। x जस्ट एक नंबर है कोई भी, ठीक ना।
हाफ आपको समझ में आ रहा होगा। V क्या है तो मैं आपको बता दूं कि V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैं इसको V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। G इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप। मोनोवैलेंट ग्रुप आप समझ रहे होंगे शायद, मीन्स ऐसा ग्रुप जिसका वैलेंसी 1 है। 1 है मीन्स आप ऐसे समझे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ठीक। तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप अटैच्ड विथ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से जितने भी मोनोवैलेंट ग्रुप हैं उनके नंबर को मैं जी बोल रहा हूं। मतलब मोनोवैलेंट ग्रुप का मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मोनोवैलेंट ग्रुप है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H हाइड्रोजन भी होता है, OH माइनस आपने सुना है, तो OH माइनस को भी आप मोनोवैलेंट ग्रुप बना सकते हैं, बोल सकते हैं इतने सफिशिएंट हैं, आप इतने याद रख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H, OH, राइट। ये तो हो गया जी। A मीन्स चार्ज ऑन एनायन। अगर एनायन है, मतलब एनायन मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना भी चार्ज है, मान लीजिए -2 चार्ज है मॉलिक्यूल पे, तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर एनायन होगा तो मुझे उसका चार्ज ऐड करना पड़ेगा। C मीन्स चार्ज ऑन केटायन। A और C वाले टर्म तभी आएंगे जब मॉलिक्यूल में नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लीजिए मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं है, एनायन है ही नहीं, तो ये टर्म नहीं आएगा, ये भी टर्म नहीं आएगा। मॉलिक्यूल में अगर नेगेटिव चार्ज है, A का टर्म आएगा, C का टर्म नहीं आएगा, केटायन नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है मीन्स केटायन है, तो C का टर्म आएगा, A का टर्म नहीं आएगा। लेकिन ये हाफ ऑफ V प्लस G ऑलवेज आएगा। आप यहां से x फाइंड कर सकते हो, राइट। अब ये जो x का वैल्यू है, हमारे लिए x का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 यही आने वाला है, राइट। अब जो भी x का वैल्यू है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ, अगर x का वैल्यू 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, या फिर 7 आएगा। अभी के लिए इनमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा। मैं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूँ। अगर x का वैल्यू 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। अगर x का वैल्यू 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। 4 आया तो sp3। 5 आया तो sp3d। 6 आया तो फिर ये हो जाएगा sp3d2। 7 आया तो ये हो जाएगा sp3d3। आपको करना क्या है, सिर्फ x फाइंड करना है। x का वैल्यू अगर 2 आया तो sp, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, sp में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो अगर x 2 है तो sp3 में sp2, 4 तो sp3 है वो, 5 मीन्स sp3d, 6 मीन्स sp3d2, 7 मीन्स sp3d3, राइट। अब चलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज करके आपको बताता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कैसे करते हैं। चलिए मैं सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल H2O, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं x फाइंड करूंगा, तो x इक्वल्स टू हाफ ऑफ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 प्लस इस सेंट्रल एटम से 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, और हाइड्रोजन आपको पता है मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, तो 2 मोनोवैलेंट ग्रुप है तो 6 प्लस 2, तो कोई चार्ज नहीं है तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की बात ही नहीं करेंगे। तो 6 प्लस 2 8, 8/2 कितना हो गया 4, 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। सिंपल है। फिर सेकंड NH3 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। सबसे पहले मैं x फाइंड करूंगा, तो x विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 प्लस ये 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, राइट।
तो मैं बोल सकता हूँ 5+3, यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो एनायन और केटायन का टर्म आएगा ही नहीं, तो 5+3 8, 8/2 कितना हो गया 4, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। क्लियर है? जो भी मैंने पहले की एग्जांपल लिए थे आप सारे ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लीजिए थर्ड BeCl2 x इक्वल टू हाफ ऑफ बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 प्लस क्लोरीन है, क्लोरीन यार मोनोवैलेंट ग्रुप होता है, 2 क्लोरीन है तो मोनोवैलेंट ग्रुप का नंबर 2 है तो 2 + 2 4, 4/2 2 मीन्स हाइब्रिडेशन विल बी sp। क्लियर है क्या? सिमिलरली अगर मैं फोर्थ एग्जांपल लूं NH4+, यहाँ पे अगर x फाइंड करना है तो x इक्वल्स टू हाफ ऑफ नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 4 मोनोवैलेंट ग्रुप है, हाइड्रोजन 4 है तो 5 + 4, लेकिन आपको दिख रहा है यहाँ पे +1 चार्ज है, +1 चार्ज है मीन्स ये केटायन है, तो आपको जो भी चार्ज है चार्ज का मैग्नीट्यूड सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप -1 कर दो यार, 5 + 4 9, 9 - 1 8, 8/2 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। क्लियर है? चलिए फिफ्थ CO3 2-, देखिए ये एनायन है, सेंट्रल एटम तो कार्बन दिख रहा है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू हाफ, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो 4 प्लस मोनोवैलेंट ग्रुप, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, आपको पता है कि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये डाईवैलेंट ग्रुप है, तो मुझे डाईवैलेंट ग्रुप या ट्राईवैलेंट ग्रुप को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मोनोवैलेंट ग्रुप को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट ग्रुप नहीं है तो नंबर 0 होगा, मोनोवैलेंट ग्रुप का नंबर 0 है, राइट, 4 + 0, समझ में आया? 2 नेगेटिव चार्ज है, जितने भी नेगेटिव चार्ज है उनको ऐड करना होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, ध्यान रखें इस बात का। तो यहाँ पे ये नहीं कि -2 लिखना है, इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है तो आप 2 ऐड करेंगे +2, कितना हो जाएगा 6/2 3, 3 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। क्लियर है क्या? चलिए एक आध एग्जांपल और सॉल्व कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपके लिए। PCl3, इसका हाइब्रिडेशन फाइंड करना है, फिर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, x इक्वल्स टू हाफ, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 3 मोनोवैलेंट ग्रुप है तो 5 + 3 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। अब किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन तो एटलीस्ट बता सकते हो यार, बस ये फॉर्मूला याद रखें, x इक्वल्स टू हाफ v + g + a - c, नोट कर लीजिए। आपको ये सब ट्राई करना है, ClO4-, ClO3-, NO3-, NO2-, 11th IF5, 12th is XeF4, 13th XeF2, XeO3F2, XeOF4, Xe मीन्स जेनॉन है, जेनॉन के पास याद रखिए नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जेनॉन के पास। XeO3, XeO4,
XeO6 4 minus XeF5 minus H3O plus SF4 PCl6 minus PBr4 plus ICl2 minus I3 minus PO4 3 minus SO2 SO3, इसलिए मैं 29 यहाँ पे लिख देता हूँ। SO4 2 minus 30 SO3 2 minus। आपको इन सारे मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने हैं, राइट। अब जल्दी से लिखें और चाहे तो वीडियो फिर से 5 मिनट्स के लिए पॉज करें। जल्दी से नोट करने के बाद टोटल 30 तक दिया मैंने, और फिर आप सॉल्यूशन देखेंगे। मोस्टली मुझे लग रहा है कि आपको सारे ही आ जाएंगे, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है। मैंने बस इतनी एग्जांपल इसलिए दिए हैं कि आपको उसका फॉर्मूला प्रैक्टिस हो जाए, ठीक ना। देखते हैं 7th का आंसर मैच करिए। मुझे लग रहा है कि अब बताना भी नहीं पड़ेगा। 7 ऑक्सीजन 0, 7 + 1 8 8/2 4 means hybridization will be sp3। 7 + 1 8 8/2 4 means hybridization will be sp3। नहीं, इतना सिंपल है यार। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। 5 + 1 6 6/2 3 means hybridization will be sp2। 5 + 1 6 6/2 means ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। 7 + 5 12 12/2 6 means क्या हो जाएगा sp3d2। समझ में आया? ये सेंट्रल एटम है और यहाँ पे 5 सराउंडिंग एटम है, तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के पास। सेंट्रल एटम से 5 सराउंडिंग एटम अटैच्ड है मोनोवैलेंट। देखिए टोटल मोनोवैलेंट मत काउंट करिए, आप देखिए सेंट्रल एटम से कितने मोनोवैलेंट ग्रुप अटैच्ड हैं। तो इससे 5 मोनोवैलेंट ग्रुप अटैच्ड है, तो 7 + 5 12 12/2 6 sp3d2। जेरॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 4 4 मोनोवैलेंट ग्रुप है। 8 + 4 12 12/2 6 means hybridization will be sp3d2। यहाँ भी 8 + 2 10 10/2 5 means ये हो जाएगा sp3d। क्लियर है? XeO3F2, जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 ऑक्सीजन काउंट नहीं करना है, डाई वैलेंट ग्रुप है। 8 + 2 10 10/2 5 means हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d। 8 प्लस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, 4 फ्लोरीन है। 8 + 4 12 12/2 मीन्स ये हो जाएगा sp3d2। जेनॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, मोनोवैलेंट ग्रुप 0 है, तो 8/2 4 मीन्स हाइब्रिडेशन विल बी sp3। 8 + 0 ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, 8/2 कितना हो जाएगा 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। यहाँ पे देखा जाए 8 मोनोवैलेंट ग्रुप तो नहीं है लेकिन 4 नेगेटिव है, तो 8 + 4 12 12/2 6 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2। क्लियर है? यहाँ भी 8 + 5 13 13 + 1 14 14/2 कितना हो जाएगा 7 मीन्स ये हो जाएगा sp3d3। और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है अभी कि ऑलवेज आपका आंसर 2 से लेके 7 के बीच में ही आएगा, ठीक ना। तो ये रैंडम कुछ सोचना ही नहीं कि 2.5 या 8 9 हो गया तो क्या करना है। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 से लेके 7 तक इंटीजर ही आएंगे, ठीक। 20 में देखिए कुछ लोगों को डाउट हो सकता है। यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 + 3 हाइड्रोजन मोनोवैलेंट ग्रुप है, तो 6
+3 +1 चार्ज है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा -1। 6 + 3 9, 9 - 1 8, 8/2 4 हो रहा है। 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ऐसे 4 में काउंट किया जाए तो 6 + 4 10, 10/2 5, 5 मीन्स क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3t। यहाँ पे फॉस्फोरस के पास 5, 5 + 6 11, 11 + 1 12, 12/2 मीन्स 6 आ रहा है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 हो जाएगा। PbR4+ फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 + 4 9, 9 + 1 दिख रहा है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 9 - 1 8, 8/2 4, 4 मीन्स क्या हो जाएगा sp3। 24 ICl2- है, आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 2 क्लोरीन अटैच है, तो 7 + 2 9। बात समझ में आ रही है? ये मेरा सेंट्रल एटम है और ये 2 सराउंडिंग एटम है। सेंट्रल एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 2 मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम है। ध्यान रखें ये भी मोनोवैलेंट है, लेकिन यार ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम को काउंट करते हैं। लाइन याद रखें। तो मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम 2 है, 7 + 2 9, 1 नेगेटिव दिख रहा है, 1 ऐड करना पड़ेगा, 9 + 1 10, 10/2 5 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। IC- में बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी, मुझे पता है। IC- को आप ऐसे ट्रीट करो, एक आयोडीन सेंट्रल है, 2 आयोडीन सराउंडिंग है, आप ऐसे ट्रीट करें फिर आंसर आपका इजीली आ जाएगा। I3 है, तो 3 आयोडीन में तीनों सेंट्रल तो होंगे नहीं, एक सेंट्रल होगा, 2 सराउंडिंग होंगे। अब आंसर बहुत सिंपल है, एक सेंट्रल एटम है आयोडीन, तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 आयोडीन सराउंडिंग है, तो इन दोनों सराउंडिंग आयोडीन को देख रहे होंगे आप, ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मीन्स 7 + 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक आयोडीन एटम को मैंने सेंट्रल मान लिया, रिमेनिंग 2 को क्या मानना है, सराउंडिंग है। सेंट्रल एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट सराउंडिंग ग्रुप 2 दिख रहा है, तो 7 + 2 9, 1 नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ऐड कर दीजिए 7 + 2 + 1, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। PO4 3- फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, 3 नेगेटिव है, तो 5 + 3 8, 8/2 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। SO2 सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, 6/2 3 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। SO3 सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6/2 कितना हो जाएगा 3 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। SO4 देख लें, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, 2 नेगेटिव है, 6 + 2 8, 8/2 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। SO3 सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम है, 6 2 नेगेटिव है, 2 ऐड करेंगे, 6 + 2 8, 8/2 मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3। फिर आप एक काम करें, अपना आंसर मैच कर लीजिए, राइट। और इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में डाउट है तो आप ग्रुप पे भी, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाल दें कि इस क्वेश्चन डाउट है, मैं वहां भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक ना। आई होप कि मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, आप सबका आंसर आया होगा। ये तो हो गया, आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट मेथड है मेथड 2। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है, उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दे दे, ठीक। ये तो अभी फॉर्मूला दिया था, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे CO2 दिया था, राइट, तो CO2 का फाइंड कर सकते हैं हाइब्रिडेशन। 4
बाकी कुछ नहीं है, बाई 2, 4/2 2 हो गया, 2 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। लेकिन अगर आपको CO2 का स्ट्रक्चर दे दे, ठीक, आप स्ट्रक्चर देख के भी डायरेक्टली बता सकते हैं। तो स्ट्रक्चर देख के आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है x इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। फिर x का वैल्यू 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7। अगर x का वैल्यू 2 आया तो फिर हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। x का वैल्यू 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। 4 आया तो sp3। आप इजीली बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए मैं आपको एक चीज बता दूं और अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। बेसिक ये यार कि देखिए, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, पाई बॉन्ड में ऐसी लैटरल ओवरलैपिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट मींस किसमें ज्यादा ओवरलैपिंग होता है, तब बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। मैं अगर ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग ज्यादा एक्सटेंट से होता है। तो अगर ज्यादा एक्सटेंट से ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में होता है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, सिग्मा या पाई, सिंस सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसीलिए मैं बोल सकता हूं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा पाई बॉन्ड से। बात समझ में आई? अब चलिए नोट पे चाहे तो पहले पॉइंट लिख लें। नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट कि सिंस एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, since extent of overlapping is more in sigma bond, since extent of overlapping is more in sigma bond, therefore sigma bond is stronger than, therefore sigma bond is stronger than pi bond, therefore sigma bond is stronger than pi bond, means sigma bond and pi bond में sigma bond strong होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कभी भी सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिंगल ओवरलैपिंग करना है, तो सिंस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए सेकंड पॉइंट में कहीं भी ए सिंगल बॉन्ड ए है तो जो पहला बॉन्ड प्रीफर करेंगे वो सिग्मा ही प्रीफर करेंगे। सिग्मा में ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, ए सिंगल बॉन्ड ए में ये बॉन्ड सिग्मा होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, मान लीजिए कि आपके पास ये px है, इसका px से ओवरलैप कर गया। अब इसके पास py है और इसके पास भी py है। मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन करो कि इसके पास px py था, इसके पास भी px py था। px ओवरलैप किया, ये बॉन्ड जो आपको दिख रहा है ओवरलैपिंग वाला, ये बॉन्ड सिग्मा बन रहा है। अब नेक्स्ट जो py एंड py, ये py ओवरलैप करेगा। अब देख रहे हैं ये py ओवरलैप करेगा तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। इट मींस कभी भी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में दो ओवरलैपिंग हो रहा है, तो पहला ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा, दूसरा वाला पाई रहेगा। अगर ये pz भी रहे, मान लीजिए अगर ये px है, px ये दिख रहा है जो मैं ऐसे टैप कर रहा हूँ, px है, ऊपर py है, तो आपके साइड में जो मेरा फिंगर दिख रहा होगा, इमेजिन करें ये फिंगर दिख रहा है, इस डायरेक्शन में z डायरेक्शन में, pz फिंगर के डायरेक्शन में रहेगा। तो जब pz ओवरलैप करेगा तो ये भी पाई बनाएगा। यार अगर ऐसे ओवरलैपिंग होगा तो ये पाई होता है, ये भी ऐसे ओवरलैपिंग है तो पाई होगा। मतलब आप ये बोल सकते हो कहीं भी दो बॉन्ड बने, ए डबल बॉन्ड ए बने, एक इसमें सिग्मा होगा, एक पाई होगा। हाँ, फिर से ये जरूरी नहीं कि नीचे वाले को सिग्मा लिखें, ऊपर वाले को पाई लिखें, किसी को भी एक आप बोल सकते हैं, एक सिग्मा है, दूसरा पाई होगा। ये पॉइंट क्लियर है? पॉइंट नंबर 3 इसमें सी पॉइंट, अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो ट्रिपल बॉन्ड में अभी आपने देखा कि एक तो सिग्मा होगा ही, एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, pz वाला भी पाई होगा। मीन्स एक सिग्मा
और 2 पाई होंगे। फिर से यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे वाला भी सिग्मा हो सकता है, मिडिल वाले को भी सिग्मा लिख सकते हो, ऊपर वाले को भी सिग्मा लिख सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे वाले को ही सिग्मा लिखना है। कंडीशन इज कि एक सिग्मा होगा, बाकी 2 पाई होंगे। मतलब अगर नहीं समझ में आया, देखिए px ऐसा होता है, py मान लीजिए pz है, px py pz लेते हैं, ऐसे इमेजिन करिए। ठीक, यहाँ भी ऐसे इमेजिन करो, ये भी 3 डायरेक्शन में, मतलब px py pz है। अगर ये ओवरलैप करेगा, ये एक बॉन्ड तो सिग्मा बन रहा है, बाकी ये दूसरा बॉन्ड ये जो मैं शो कर रहा हूँ इसके साथ ओवरलैप होगा, तो ये तो लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ऊपर वाला भी ये दिख रहा है, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तो ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। ये आपको याद रहेगा, राइट। अब देखिए मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए अब इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे दे, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। आपको बताना है कि कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। आपको पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे 4 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके पास कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर आपको ऑलवेज काउंट करना पड़ेगा, हो सकता है एग्जाम में ऐसे लोन पेयर रिप्रेजेंट करके ना दे, तो आप हमेशा काउंट कर लिया करें। सिग्मा बॉन्ड है, कि सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होता है, सिग्मा 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 सिग्मा। कार्बन 4 सिग्मा से अटैच है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर इसके पास कोई नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 4 आएगा। 4 मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब मुझे ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6। ठीक, बस मैं ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। आप कुछ लोग ऐसे बोलते हैं पेयर रखो, किसी को पेयर ना करो, तो वो ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। 2 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, 1 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने लोन पेयर रह गए आपको दिख रहा है, ये 1 पेयर कुछ नहीं कर रहा है, ये 1 पेयर कुछ नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 2 + 2 4 हो गया, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। आई होप इतना क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं आपको ये एग्जांपल दे दूं, फॉस्फोरस क्लोरीन 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 क्लोरीन, लेट्स से ऐसे स्ट्रक्चर ही दिया है, इमेजिन करिए। तो जो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना लिया और ये 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। आप बता सकते हैं कि x का वैल्यू 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। नेक्स्ट चलिए एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो अगर मैं कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करूं, आप देख रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड उससे अटैच है, मीन्स एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। यहाँ भी एक सिग्मा एक पाई, कार्बन 2 सिग्मा से अटैच है, पाई को काउंट नहीं करना है, सिर्फ कार्बन 2 सिग्मा से अटैच है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। क्लियर है। सिर्फ 5th एग्जांपल, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पे जितने भी एटम है सबका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। जितने भी कार्बन दिखे हैं सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। ट्राई कर सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अगर अब मैं इस कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करूं, राइट, तो ये कार्बन सिग्मा 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 सिग्मा, ये कार्बन 4 सिग्मा से सराउंडेड है। 4 सिग्मा में लोन पेयर तो 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। इस कार्बन के बारे में बात किया जाए तो एक सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई, तो ये कार्बन 3 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा से अटैच्ड है। 3 सिग्मा से अटैच्ड है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। लास्ट वाले कार्बन को देखा जाए, ये भी सिग्मा सिग्मा, मीन्स 3 सिग्मा से अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। मीन्स अब किसी भी मॉलिक्यूल का
हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है तो। फिफ्थ की बात चलिए, 6 नंबर, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें। यहां भी आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। सिक्स में देखा जाए तो सिक्स में सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ये 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मीन्स लोन पेयर नहीं है। आपको पता है डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, यहाँ भी सिग्मा पाई सिग्मा पाई। क्लियर है? मीन्स ये सल्फर 3 सिग्मा से अटैच्ड है, 3 सिग्मा से अटैच्ड है, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। क्लियर है? यहाँ भी देखा जाए सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना रखा है ऑलरेडी, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये सिग्मा है, सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई, 4 सिग्मा से अटैच्ड है, 4 सिग्मा से अटैच्ड है, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। क्लियर है क्या? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, अब इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी है, ठीक ना, sp sp2 sp3 जितने भी हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे, क्या बोला मैंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, क्या बोला मैंने, हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए नोट में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ये ध्यान रखना आप। नोट में फर्स्ट पॉइंट देखिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल overlap, hybrid orbital overlaps to form, hybrid orbital overlaps to form sigma bond। एक एक्सेप्शन है, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिसमें लिख देता हूं, overlaps to form sigma bond except in case of बेंजाइन। बेंजीन नहीं, बेंजाइन है, बेंजीन अलग होता है, ये BENZENE, बेंजीन अलग है, ये बेंजाइन है। बेंजाइन का केस हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन इसके अलावा जितने भी हमारे सिलेबस में है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो ये ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, एस ऑर्बिटल, आपने देखा होगा एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेगा तो ये भी ऑलवेज एस के साथ ओवरलैप करे या पी के साथ ओवरलैप करे, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एस ऑर्बिटल भी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए नोट में, पॉइंट नंबर 2, एस ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म, एस ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो यार एस ओवरलैपिंग करेगा तो सिग्मा बनाएगा, हाइब्रिड भी ओवरलैप करेगा तो भी सिग्मा बनाएगा। पी के केस में ये सिग्मा भी बना सकते हैं, पी ऑर्बिटल है, अगर ये ऐसे ओवरलैप किया तो सिग्मा बनाएगा, अगर ऐसे ओवरलैप किया तो पाई बनाएगा। तो पी बेसिकली सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। डी भी, डी ऑर्बिटल भी, ये भी पाई बना सकता है, आपको पता है, अगर डी ऑर्बिटल अगर ऐसे ओवरलैप किया, टू लोब इंटरेक्शन, ये भी पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड अगर देखा जाए किसके किसके ओवरलैपिंग से बन सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बिल्कुल नहीं बनेगा, एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बिल्कुल नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पी या फिर डी के ओवरलैपिंग से बन सकता है। ध्यान रखिए, पी ओवरलैप करके सिग्मा भी बना सकता है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है, जैसे ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड ये आइदर पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा या फिर डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाइब्रिड पाई बनाएगा ही नहीं, एस बनाएगा ही नहीं, कौन बना सकता है, पी या फिर डी। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पाई बॉन्ड is formed by, pi bond is formed by overlapping of, pi bond is formed by overlapping of p और
d orbital. Pi bond is formed by overlapping of p or d orbital. p और d orbital. क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर कैसे और डिटेल में कैसे देखना है, मतलब इनका 3D में कैसे दिखते होंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. क्लियर है? आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.